इजराइल की मदद के लिए 2 और अमेरिकी युद्धपोत पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक 10 अमेरिकी युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंच चुके हैं। करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक भी तैयार हैं मोर्चा संभालने के लिए। ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां पर अमेरिकी युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर का रुख कर रहे हैं और अब तक कुल 10 अमेरिकी युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंच चुके हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी अपना युद्धपोत भेजा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग युद्धपोतों की जो भूमध्य सागर में तैनात कर दिए गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि करीब 15,000 अमेरिकी सैनिक भी तैयार हैं। और इस बीच हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे 2 जाबाज रिपोर्टर। तेल अवीव से मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो एश्कलोन से सुमित चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। किकर मैं आप दोनों का ही रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले मनीष बताइए, इस वक्त आज के ताजा हालात क्या हैं जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त तेल अवीव का फोकस जो है वो बंधकों की रिहाई पर शिफ्ट हो गया है। 2 बंधकों की रिहाई के बाद अब उन्हें काफ़ी उम्मीद हो गई है, चूंकि पर्दे के पीछे काफ़ी नेगोशिएशन चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए अमेरिका ने फिलहाल तेल अवीव से कहा है, इजराइल से कहा है कि वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को रोक दे और बंधकों की रिहाई का जो रास्ता है वो पहले प्रशस्त करे। और 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बाद चूंकि अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि जो नेगोशिएशन है उसमें कुछ और बंधकों की रिहाई अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हो सकते हैं, तो इसीलिए अभी सारा फोकस बंधकों की रिहाई पर है। और इसीलिए अगर मैं कहूं तो गाजा बॉर्डर पर सबसे अधिक जो अभी तमाम सरकारों का फोकस बना है वो बन गया है राफिया क्रॉसिंग पे। राफा क्रॉसिंग में जहां से कि मानवीय मदद भी जाएगी, जहां से बंधकों की रिहाई होगी, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि बंधकों की रिहाई से पहले हमास पर दबाव डालने के लिए और तमाम इस्लामिक कंट्री पर यह संदेश देने के लिए कि वो इजराइल पर हमला करने का दुस्साहस न करे, अमेरिका ने अपने 10 युद्धपोत को इस पूरे इलाके में लगा दिया है। 24 घंटे के अंदर 2 और युद्धपोत उसके यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो कुल 10 युद्धपोत, जिसमें सैकड़ों लड़ाकू विमान और हजारों टन विस्फोटक के साथ। और वो पूरी तैयारी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रही है। मैं चाहूंगी मनीष, सुमित आप दोनों मेरे साथ बने रहे, आगे अपडेट्स के लिए मुझे आपका रुख करना है। इस बीच बड़ी खबर का हम पहले रुख कर ले। गाजा चर्च पर हमले में 2 अमेरिकी महिलाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। पूर्व अमेरिकी सांसद की संबंधी की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। गाजा के चर्च पर जो इजरायली हमला हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि पूर्व अमेरिकी सांसद की संबंधी की भी मौत हो गई है। वायोला और 11 की इजरायली अटैक में मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपके सामने। अमेरिकी नेता जस्टिन अमास ने इस बारे में खुद जानकारी साझा की है। तो चर्च पर भी इजराइल की ओर से हमला बोला गया जिसमें एक पूर्व अमेरिकी सांसद के संबंधियों की मौत हो गई है। 2 अमेरिकी मारे गए हैं। मनीष, मैं इस खबर पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी कि ये दुखद है और बड़ा डेवलपमेंट है कि पूर्व सांसद अमेरिकी, उनके 2 संबंधियों की मौत हो गई है उस हमले में जो इजराइल की तरफ से ही किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए अमेरिकी सांसद जस्टिन अमास ने खुद ये जानकारी दी है और उन्होंने इन दोनों महिलाओं की तस्वीर को भी सार्वजनिक किया है। ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं और उनका कहना है कि हमारे कई रिश्तेदार, चूँकि खुद जस्टिन अमास जो हैं वो फ़लस्तीन मूल के हैं और उन्होंने कहा कि हमारे कई करीबी रिश्तेदार जो हैं वो गाजा पट्टी में जो चर्च थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने शेल्टर ले रखी थी और उस वक्त इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए जिसमें कई और लोगों के साथ साथ उनके भी कई रिश्तेदार मारे गए, जिसमें से ये 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो सिविलियन की मौत हो रही है, सिविलियन की मौत दोनों तरफ से हुई है। लेकिन इस वक्त जब गाजा पट्टी पर इजरायली हमले चल रहे हैं तो गुरुवार की रात में जो चर्च पर हमले हुए, उन हमलों में जो लोग मारे गए उसमें अमेरिकी सांसद के भी करीबी रिश्तेदार शामिल हैं, जिसकी फोटो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यारा और वायला। और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं की वजह से अब इजराइल के एयर स्ट्राइक पर भी काफी दबाव बनता जा रहा है। बिल्कुल, वो हम साफ तौर पर आगे होते हुए देख भी रहे हैं। मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। सुमित, मैं चाहूंगी आप हमें ज्वाइन कीजिए क्योंकि और कुछ खबरों पर आपका अपडेट जरूरी हो जाता है। थोड़ी देर बाद बता दें, ये खबर आ रही है कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल दिया जाएगा, क्योंकि आज दोपहर 12:30 बजे ये खबर आ रही है राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खोल दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों को गाजा छोड़ने के लिए ये खोली जा रही है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास ने इस बारे में जानकारी दी और हमने बताया भी था कि इसी क्रॉसिंग से मानवीय मदद को गाजा पहुंचना भी है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने।
तो उधर राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलने वाला है, उससे पहले TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा भारतीय चैनल है जो वहां पहुंचा है। सुमित चौधरी की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय मौजूद हूँ इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। अगर आप देखें ये बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करा दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इजराइल ने सारे बॉर्डर्स एरिया खाली करा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। बाकी ये सारे इलाके इस समय खाली करा दिए गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात कैसे हैं। देखिए, इजराइल और गाज़ा पट्टी पर ही जंग नहीं हो रही, लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है इसको लेकर इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है। ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर सीरिया के साथ बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास भी यहाँ शांति है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस जगह कभी भी हालात बदल सकते हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में लेकर आया है ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये जो इलाका है ये राफा, यानी आप कह सकते हैं कि इसको पूरा इलाका, देखिए अगर आपको आखिरी झंडा आपको नज़र आ रहा हो, इसके अलावा सारा जो है इजिप्ट का एरिया है वो इजराइल की चेक पोस्ट है, आखिरी चेक पोस्ट, और उसके इलाके सारा इलाका जो है फिर आपको सिर्फ इजिप्ट का इलाका नज़र आ जाएगा। TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसलिए दिखा रहा है ताकि आप ये समझ सके कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको निशान दूसरी तरफ दिखाइए, और ये देखिए ये इजिप्ट का इलाका है, और इस तरफ जहाँ ये आखिरी पोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की पोस्ट है। और ये इलाके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझ सकें ताकि इस समय की जियो लोकेशन कैसी है, कौन कौन से इलाके हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको ये सारे इलाके इसी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए सीधे रुक कर लेते हैं सुमित चौधरी का, जिनकी ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। सुमित, दो बड़े डेवलपमेंट्स में होते हुए देख रहे हो। एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि राफा क्रॉसिंग आज खुलने वाली है, मानवीय मदद भी वहां से जानी है और बड़ी संख्या में वहां पर ट्रक्स पहले से ही मौजूद है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट काहिरा में शिखर सम्मेलन भी होना है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल शामिल ना हो, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि हर 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज बदल रही है। पिछले 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज में बदलाव इस तरीके से आया है कि भले ही गो हेड दे दिया गया हो इजराइल की फोर्सेस को लगातार एंटर करने के लिए, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, ये रिक्वेस्ट की गई, ये प्रपोजल रखा गया कि जो हॉस्टेजेस अमेरिका के हैं या फिर जो फॉरेन हॉस्टेज हैं उनको निकाल लिया जाए और उसके बाद इजराइल अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे। और मीनवाइल इसी बीच में राफा बॉर्डर से जो रसद जानी है, जो साजो सामान जाना है, उसको जाने दिया जाए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज दिया जाए कि देखिए इजराइल भी कई चीज़ों पर बहुत क्लियरली या फिर बहुत सॉफ्टली काम कर रहा है, यानी वो भी कई मानवीय मदद पहुँचा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने एश्योरेंस दिया है इजराइल को कि देखिए आपका भले ही गाजा स्ट्रिप में घुसने के बाद आपके जो फोर्सेज हैं उसके लिए आर्म्स एम्यूनिशन हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर भी आपको एक सिक्योर माहौल देंगे या फिर आप कह सकते हैं शील्ड प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपके लिए लेबनान बॉर्डर बड़ा कंसर्न ना बन जाए और अपने गाजा पट्टी के ऑपरेशंस को आसानी से पूरा कर सके। ये कुछ स्ट्रैटेजिकल मूव है दोनों की तरफ से, और यही वजह है कि हर वक्त अगर आप देखें जो मूव इजराइल कर रहा है उसी का समर्थन करते हुए अमेरिका भी आपको हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डिफेंस प्लेटफॉर्म हो, उन पर आपको उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते अमेरिका भी। बिल्कुल सुमित, देखिए आपने जिक्र किया लेबनान का, तो हम बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है जहां हिजबुल्लाह के हमले का नया वीडियो सामने आ गया। ये बड़ी खबर है, इजरायली टैंक उड़ाने का वीडियो ये सामने आ गया है जहां ड्रोन से टैंक पर बम गिराया गया है। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने ये मार्कवा टैंक उड़ा दिया था। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अल कस्साम ने इसका वीडियो भी जारी किया। आईडीएफ का हमास पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। अब तक गाजा में 4137 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इजराइल की बात करें तो अब तक 1403 लोगों की मौत यहां हो गई है, यानी इतने लोग यहां पर मारे गए हैं। इजराइल में 1403 इनकी संख्या बताई जा रही है, तो वहीं गाजा में 4137 लोगों की मौत हो गई।
आइए अब आपको बता देते हैं कि पहले दिन से अब तक इजराइल और गाजा में किस तारीख को कितने लोग मारे गए और 9वें दिन से आईडीएफ ने हमास पर विध्वंसक प्रहार तेज कर दिए हैं। इसका असर ये रहा कि गाजा में तो मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, इजराइल में भी यहां पर थमने लगा। देखिए, जंग में मौत के आंकड़ों की बात करें तो इजराइल की बात करें, हम पहला दिन बता रहे 7 अक्टूबर 2023, 100 मौत का आंकड़ा इजराइल में, तो गाजा में 200। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपको अगले दिन की बात बता रहे हैं, यह है दूसरे दिन के आंकड़े। 8 अक्टूबर की बात हम कर रहे हैं, 500 इजराइल में तो 170 गाजा में। इसके बाद आप आगे बढ़िए, तीसरे दिन की बात करें तो 200 लोगों की मौत इजराइल में हुई और गाजा में 140 लोगों की। इसके बाद चौथे दिन की बात करें तो 100 लोगों की मौत इजराइल में हुई, 260 लोगों को अपनी जान गाजा में गंवानी पड़ी। बात करें फिर पांचवें दिन की तो 300 का मौत का आंकड़ा इजराइल से सामने आया, तो 180 लोगों की जान गाजा में गई, यह खबर सामने आई। और आप छठे दिन को देखिए, छठे दिन में इजराइल में एक भी शख्स की मौत नहीं हुई, शून्य नहीं रहा यह आंकड़ा, लेकिन गाजा में 250 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार हमले तेज होते हुए और 7वां दिन जो आंकड़ा है वो देखिए यहां पर कम होता जा रहा है। इजराइल में 100 लोगों की मौत हुई तो गाजा में 599, यहां आंकड़े कम हो रहे हैं और वहां बढ़ते जा रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और 8वें दिन आप देख सकते हैं इजराइल में 100 लोगों की मौत हुई तो गाजा में 101। और फिर हम बात करें 9वें दिन की तो शून्य यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी एक भी शख्स की जान यहां नहीं गई, लेकिन गाजा में 429 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10वें दिन की बात कर लेते हैं, यहां पर आपको आंकड़ा शून्य नजर आ रहा है इजराइल की तरफ, तो गाजा में 341 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहां भयावह होते जा रहे हैं। 17 अक्टूबर फिर से यहां शून्य, तो वहां 330, गाजा में 330 लोगों की मौत हो गई 17 अक्टूबर को। और 18 अक्टूबर को 12वां दिन इजराइल में शून्य, तो वहां 478 गाजा में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके बाद 13वें दिन इजराइल में 3 लोगों की मौत हुई, गाजा में 307 लोगों की मौत हुई। 14वें दिन की बात करें तो यहां पर फिर से आंकड़ा शून्य है और वहां गाजा में 352 लोगों की मौत हुई है। लगातार हमले जिस तरीके पर, और कुल टोटल का भी आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, 1403 लोगों की इजराइल में मौत हुई तो गाजा में 4137 लोगों की मौत हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां यूरोपीय देशों से हमास को बड़ा झटका मिला है। हमास के समर्थकों को कई यूरोपीय देशों से डिपोर्ट किया जाएगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे लोगों की पहचान करने के आदेश दिए हैं जो कि हमास सपोर्टर्स हैं, हमास का समर्थन करते हैं। कई और यूरोपीय देशों में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो जो लोग हमास का समर्थन करते हैं, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनकी पहचान करने के आदेश यूरोप के कई देशों में दे दिए गए और ऐसे लोगों की लिस्ट बाकायदा तैयार की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस बीच हमास के समर्थन में हमने देखा था हाल ही के दिनों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ था, खासतौर पर इजराइल के एक्शन का विरोध देखा गया था। और उसके बाद अब यूरोपीय देशों ने यह फैसला लिया है और हमास समर्थकों की लिस्ट तैयार की जाएगी यूरोप भर में और ऐसे लोगों को अब डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं कि हमास के बंधक प्लान का भी खुलासा हुआ है। इस बीच ये एक्सक्लूसिव खबर है, हमास लड़ाकों से दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में 7 अक्टूबर के हमले का पूरा प्लान साफ तौर पर देखा गया। 8 पन्नों के इस बंधक प्लान के हर पन्ने पर लिखे खौफनाक निर्देशों की जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले पन्ने की बात करें तो इस खूनी दस्तावेज का परिचय देता है। दूसरे पन्ने पर असाल्ट राइफल और रॉकेट लॉन्चर पकड़े एक लड़ाके की सांकेतिक तस्वीर है। तीसरे पन्ने की भी हम बात करेंगे, लेकिन देखिए पहले पन्ने पे क्या है ये हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। दूसरा पन्ना, दस्तावेज पर असॉल्ट राइफल लिए हुए एक लड़ाका साफ तौर पर देखा जा सकता है, रॉकेट लॉन्चर इसके हाथ में है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पूरा प्लान हमास का क्या है वो डिकोड हो गया है इन खूनी दस्तावेजों से। तीसरा पन्ना जिस पर बंधकों पर अत्याचार और उन्हें अलग थलग करने की पूरी जानकारी लिखी गई है, बंधकों को जुटाने और फिर उनको अलग थलग करने की जानकारी तीसरे पन्ने पर, जैसा कि हमने आपको बताया, उस पर लिखा गया है। चौथे पन्ने पर अपहरण के बाद क्या करना है इसकी जानकारी है। 5वें पन्ने पर बंधकों को लेकर इजराइल से कैसे और क्या बात करनी है इस पर दिशा निर्देश हैं। और इसके बाद यहीं पर ये दस्तावेज खत्म नहीं होते हैं, इसके बाद 5वें पन्ने पर लाइव प्रसारण की जानकारी भी मेंशन की गई है। छठे पन्ने की बात करें तो हथियारों और रॉकेट लॉन्चर के प्रकारों का पाठ, इसके अलावा इजरायली सेना के उपकरणों की जानकारी 7वें पन्ने पर है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। उनकी गाड़ियों, हथियारों की जानकारी देता है 7वां पन्ना।
और इसके बाद 8वां पन्ना इजरायली सेना के अलग अलग रैंक और इजरायली सेना के बड़े अफसरों की पहचान का तरीका जो है वो किस तरीके से पहचाना जाए उन्हें ये समझाता है। तो ये है पूरा दस्तावेज जो आपके सामने हमने रख दिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के बंधक प्लान का खुलासा हुआ है। हमास लड़ाकों से दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में 7 अक्टूबर के हमले का पूरा प्लान डिकोड हो गया। TV9 के पास हमास के बंधक प्लान का पूरा दस्तावेज है, जिसमें एक एक जानकारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से इजराइल पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई। हॉस्टेजेस के साथ यानी बंधकों के साथ क्या करना है, इसकी जानकारी भी इस दस्तावेज में थी। तो बता दें आपको कि हमास का बंधक प्लान क्या है। कत्लेआम के 8 पैगाम। सबसे पहले आपको बता दें, बंधकों को जुटाना ये इस प्लान का हिस्सा था। पहले से तय अलग अलग जगह पर लेकर आओ, ये पहला चरण इसका था। पहले से तय था कि अलग अलग जगहों पर बंधकों को जुटाना है। दूसरे चरण में आपको बता दें, सभी बंधकों को एक जगह पर लेकर आने की बात कही गई है। इसके अलावा अलग थलग कर नियंत्रित करने की बात भी इसमें मेंशन की गई, यानी खतरा पैदा करने वाले को मार डालो, इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है। हथियारों के दम पर दहशत फैलाओ, ये भी इससे साफ होता है। आंखों पर काली पट्टी और हाथ पैर बांधो। इसके अलावा प्रवेश और निकास के रास्ते बंद कर दो। साथ ही साथ बेहोश करने की दवा का इस्तेमाल करो, ये भी इसमें मेंशन है। कार बम स्नाइपर का इस्तेमाल करो, इसका भी जिक्र इसमें किया गया। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी पॉइंटर की, जो कि है सुरक्षा, यानी तलाशी लो, आईडी समेत बाकी जानकारी इकट्ठी करो, महिलाओं को बच्चों से अलग करो, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। सुसाइड करने वाली चीज से दूर रखो। इसके अलावा बंधकों का चारे की तरह इस्तेमाल करो, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। अब खाने का सामान, बता दें आपको, ज्यादा से ज्यादा खाद्य सामग्री जुटाओ, ये भी इनके प्लान का हिस्सा था। बंधकों को अपने पास से खाना मत खिलाना, ये भी साफ तौर पर इस दस्तावेज में लिखा गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं छिपने के तरीके की, जो इनका 5वीं स्ट्रैटेजी है, या कहें कत्लेआम के जो 8 पैगाम है उसमें 5वीं स्ट्रैटेजी क्या निकलकर सामने आई। छिपने का तरीका, इसको लेकर भी बाकायदा तौर तरीके इसमें लिखे गए हैं। बता दें अपहरणकर्ताओं की जानकारी मत साझा करो, ये भी इसमें स्पेसिफाइड है। इसके अलावा बंधक बनाने की जगह गोपनीय रहे, ये भी साफ किया गया। खिड़कियों दरवाजों को बंद रखना, साथ ही साथ ज्यादातर जगहों पर आग लगा दो, ये भी इन डॉक्यूमेंट से रिवील होता है, यानी साफ तौर पर समझ में आता है। बातचीत का जरिया, किस तरीके से बातचीत करते थे, इजरायली नेटवर्क का इस्तेमाल करो, ये इसमें लिखा गया था। रुक कर लेते अपने संवाददाता सुमित चौधरी का, जो लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स साफ कर देते हैं सुमित, कि किस तरीके से प्लान्ड तरीके से इजराइल पर हमला बोला गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये तैयारियां सारी 2021 से चल रही थी। 2021 में भी एक बार इजराइल की फोर्सेस ने इस तरीके से कैप्चर किए कुछ हमास के आतंकियों को, तब ये पता लगा कि ये पैराग्लाइडर्स और कई इक्विपमेंट लेकर बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब इसी सितंबर के अंदर इजिप्ट ने 2 बार ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट एक बार फिर शेयर किए थे, जिसको इग्नोर कर दिया गया। दरअसल फेज वाइज तरीके से कोशिश ये थी हमास की कि इस पूरे अटैक को एक अटैक नहीं, एक बल्कि एरिया कैप्चरिंग बड़े ऑपरेशंस के तौर पर अंजाम दिया जाए। यानी इन इलाकों में जो हमास और इजराइल के बॉर्डर के आसपास के गांव हैं, इलाके हैं, इनको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए और फिर नेगोशिएशन या फिर बातचीत की जाए और गाजा पट्टी के बॉर्डर को इंक्रीज किया जाए। ये कुछ स्ट्रैटेजीज इसलिए थी क्योंकि आपने जिस पॉइंटर्स को बताया कि देखिए होल्ड अप कर लेना, घरों को आग लगा देना, लोगों को ले जाना, ये सारी स्ट्रैटेजीज उसी पार्ट का प्लान बी थी। यानी जब अगर लगेगा कि इजराइल की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शंस आ रहे हैं, मैसिव आ रहे हैं और हमको पीछे हटना है, तो फिर हॉस्टेजेस को लेकर अपने इलाकों में वापस आना, उनकी आइडेंटिटी को छुपा देना, उनको छुपाए रखना और लंबे समय तक इजराइल को परेशान करते रहना या उसको लगातार मजबूर करते रहना। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी हमास की, और माना यह जाता है कि हमास ने स्ट्रैटेजीज अभी नहीं, पिछले 2 साल से डेवलप कर रहा है। और इसके बाद जब उसको लगातार वेपनरीज का, स्ट्रैटेजीज का सपोर्ट मिला, लगातार उसको कई जगहों से मास सपोर्ट मिला, ऑन ग्राउंड भी आप देखिए जब हमास ने पूरे अटैक को अंजाम दिया, मैसिव स्केल में, बहुत बड़े स्केल में लोग सड़कों पर आ गए, लगातार झंडे लहराने लग गए, लोग आगे वाले इलाकों में, आगे फॉरवर्ड इलाकों में। तो ये सारी चीजें जो थी ये बहुत तरीके से प्लान की गई और उसी के बाद हमास ने इसको एग्जीक्यूट भी किया। और हमास जानता था कि इजराइल की तरफ से एक्शंस आएंगे, उसको वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैसिव उसका काम यही था कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेजेस को अपने साथ लेकर जाए, और वो उसने किया भी। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में देरी संभव है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल 2 बंधकों की रिहाई के बाद ये माना जा रहा है कि और देरी हो सकती है ग्राउंड ऑपरेशन में जो इजराइल की ओर से किया जा रहा था।
अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए कह दिया है। अमेरिका अभी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। दरअसल 2 बंधकों की रिहाई के बाद अब इजराइल पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है कि अभी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और यहां आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अमेरिकी मां बेटी की रिहाई की है, जबकि दूसरी में दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए दिख रही है। तो जो बाइडेन ने ये इन दोनों ही अमेरिकियों से बात की है जिन्हें हमास ने अपने कब्जे से छोड़ दिया है। ये बंधक थी, हमास ने इन्हें बंधक बना रखा था, लेकिन हमास द्वारा इन्हें छोड़े जाने के बाद इन दोनों मां बेटी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। और अब यह माना जा रहा है कि इन अमेरिकियों की रिहाई के बाद ग्राउंड ऑपरेशन जो इजराइल का है वो अब उसमें देरी और ज्यादा संभव है। और अगली बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, युद्ध के बीच इजराइल का बड़ा फैसला। मिस्र और जॉर्डन में इजरायलियों को निर्देश, तुरंत मिस्र और जॉर्डन छोड़ दें, ये इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक तरफ युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, आदेश दे दिया है। मिस्र और जॉर्डन में इजरायलियों को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है कि आप तुरंत मिस्र और जॉर्डन छोड़ दें। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। गाजा में एक और अस्पताल पर खतरा मंडरा रहा है। अल-कुद्स अस्पताल पर अटैक का खतरा है। इजराइल ने अस्पताल खाली करने को कह दिया है। इससे पहले हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें अल अहली पर जिस तरीके से अटैक हुआ था, उसको लेकर गाजा में हमास और आईडीएफ के बीच वार पलटवार चल रहा था कि यह हमला आखिरकार किसकी ओर से हुआ है। लेकिन इस बीच एक और अस्पताल पर खतरा मंडराता हुआ। और आइए देखते हैं कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं और जो खतरे की बात की जा रही है, दरअसल वो खतरा कितना बड़ा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उसी अस्पताल की टारगेट पर एक और अस्पताल, इजराइल ने अल-कुद्स अस्पताल खाली करने को कह दिया है। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए समझा दें। अस्पताल में इस वक्त करीब 400 मरीज इलाज करवा रहे हैं अपना। अस्पताल में 12,000 नागरिक शरण लिए हुए हैं। यहाँ पर गाजा प्रशासन को आशंका है कि अस्पताल पर कभी भी हमला हो सकता है। और इसके अलावा अस्पताल खाली करने के लिए इजराइली अल्टीमेटम से और ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल पर पहले हुए हमले के भारी विरोध को देखते हुए क्या कोई दोबारा ऐसी हिम्मत करेगा, क्योंकि हमने अल अहली की तस्वीरें आपको दिखाई थी और उसके बाद हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से इसके बाद इजराइल को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े स्तर पर विरोध हुआ था।